नमस्कार। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पिए के संग। जीत गई तो पिया मेरे, हारी पी के संग। नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकालीन महत्वपूर्ण कवि अमीर खुसरो की चर्चा करेंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो हिंदी के आदिकाल में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके व्यक्तित्व और काव्य की कुछ पंक्तियों को लेकर के, रचनाओं को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। अमीर खुसरो निश्चित रूप से आदिकालीन हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने वाले महत्वपूर्ण कवि हैं। जब अपभ्रंश और ब्रजभाषा के स्थान पर ये खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत तो है ही, लेकिन लोक व्यवहार का भी बहुत सुंदर परिचय देती हैं। खुसरो हिंदी आदिकालीन एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जो भारतीय संस्कृति और यवन संस्कृति को सहेजने का काम करते हैं। मानव जीवन इनकी रचनाओं में है। आप जानते हैं कि ये अलाउद्दीन के राज्यकाल में रहे, साथ ही पूरा 13वीं शताब्दी का जो समय है, लगभग इनका रचना काल है। 8 राजाओं का इन्होंने शासन देखा था और दिल्ली सल्तनत में इन्हें आश्रय भी मिला था। लंबी ग्रंथों की सूची है और तोता ए हिंद की उपाधि से भी इन्हें नवाजा जाता है। मूलतः मध्य एशिया से इनका परिवार आया और 1553 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में इनका जन्म हुआ। ये मध्य एशिया में जब रहे, इनका परिवार जब रहा, तो चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर ये बलबन के समय 1266 से 1286 के मध्य का जो समय है, उस समय ये शरणार्थी के रूप में भारत आ गए और अमीर खुसरो की जो माताजी थी वो बलबन की युद्ध मंत्री इमादुतुल मुल्क की पुत्री थी और 7 वर्ष के जब खुसरो रहे तो इनके पिता का देहावसान हुआ। फिर भी खुसरो पिता के देहावसान के बावजूद बड़े दुख के समय में भी ये कविता लिखना बंद नहीं किए और लगभग युवावस्था आते आते तक इनकी प्रसिद्धि एक कवि के रूप में हो गई थी। सामाजिक जीवन में भी इनको सम्मान मिलने लग गया था और राज्याश्रय भी इनको धीरे से मिल गया। कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक भी एक साथ, ऐसी विशेषताएं बहुत कम कवियों में पाई जाती हैं। लेकिन अमीर खुसरो सैनिक भी थे, कवि भी थे, कलाकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। आप जानते हैं कि सितार बजाने में खुसरो बहुत ही, ना केवल सितार बजाने बल्कि संगीत के अनेक रागों की रचना भी इन्होंने की। ईमान, जिल्फ, साजगरी जैसी अनेक रागों का इन्होंने शुरुआत की, एक तरह से कहा जाए तो। कव्वाली की कला और सितार दोनों इन्हीं की देन माना जाता है। गज़ल से कई पहेलियाँ इन्होंने लिखी और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। तो उर्दू या फारसी मिश्रित उर्दू का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में खूब किया है। कवि खुसरो की जो और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये दोहे भी लिखते हैं, पहेलियाँ भी लिखते हैं और इन्होंने जो कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो अब हिंदी साहित्य में उसके बाद बहुत कम देखने को मिलते हैं।
शेर व शायरी तो हो चलते रहती है, लेकिन जो इन्होंने अपने समय में जो लिखा है, जैसे मुकरी इन्होंने लिखी, जो सखूने इन्होंने लिखे हैं, वो अब हमको देखने को नहीं मिलते हैं। वो इनकी व्यक्तिगत देन मानी जा सकती है। और हिंदी साहित्य में पहेलियाँ भी जो शुरुआत होती है वो खुसरो की कविताओं में खूब देखने को मिलती है। बचपन से ही हम सब पढ़ते हैं कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। या एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो एक थाल मोती से भरा आकाश, और दूसरे में दिया की बाती, दीप वर्तिका हम कह सकते हैं। ऐसी पहेलियाँ रचने वाले खुसरो महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे बीच। ये सखी साजन जो भारतेंदु में हमको परंपरावाद में देखने को मिलती है, वो परंपरा इनके यहाँ भी खुसरो उसकी शुरुआत करते हैं। मेरा मुँह से सिंगार करावत, धागे बैठ के मान बढ़ावत, बासे चिक्कर ना को दीसा, ए सखी साजन ना सखी सीसा। खा गया पी गया दे गया बुत्ता, क्यों सखी साजन नहीं सखी कुत्ता। ये चढ़ छाती मुँह को लचकावत, धोए हाथ मुँह पर चढ़ी आवत, शर्म लगत देखत सब नारी, ये सखी साजन ना सखी गगरी। तो ये इनकी जो मुकरियाँ हैं, जो पहेलियाँ हैं, जो ये वो बड़ी दिलचस्प हैं, और कौन इनसे नहीं रीझता है। 2 या 3 प्रश्नों का एक ही उत्तर देने की जो एक तर्क शक्ति है, वो भी बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। सितार क्यों न बजा, औरत क्यों न नहाई, पर्दा नहीं था, रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, फेरा न था, ककड़ी क्यों छूटी, लकड़ी क्यों टूटी, बूदी थी। तो ये बराबरी के संबंध को लेकर के भी कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने कही हैं। जैसे आदमी और गेहूं में बड़ा संबंध है बाल का, गहने और दरख्त में क्या संबंध है पत्ता। तो ऐसी अनेक जो हास्य पहेलिकाएँ हैं, जिन्हें पहेलियाँ कह सकते हैं, वो इनके यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ ढकोसला भी इन्होंने रचे हैं। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। या पीपल पकी पपोलियाँ, झड़झड़ पड़े हैं बैर, सर में लगा खटाक से, बाह में तेरी मिठास, ला पानी पिला। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमको इनके यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन भावात्मक और श्रृंगारिक दोहे इन्होंने भी लिखे हैं। शेर व शायरी तो है ही, लेकिन बड़े सुंदर दोहे इनके यहाँ अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे खुसरो रैन सुहागी की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को, दो भय एक रंग, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। रैनी चढ़ी रसूल की, सो रंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए, सो धन धन वाके भाग। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मेरे, हारी पिए के संग। ये बड़े महत्वपूर्ण दोहे हैं जो हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा और आदिकालीन कवि हैं, लेकिन आप इनका फिल्मों में कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इनके गीतों का प्रयोग फिल्मों में हुआ है। जैसे आप सभी जानते हैं, अपनी छवि बनाई के मैं पी के पास गई, जब छवि देखी पीयू की तो अपनी भूल गई, छाप तिलक सब छीनी, मुझसे नैना मिलाई के, बात अधम कह दीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के। तो ये एक फिल्म 80 के दशक में है, जिसमें मैं तुलसी तेरे आंगन की जो फिल्म है उसमें आप इस गीत को देख सकते हैं। वहाँ पर है, बल बल जाऊँ मैं तुरे रंग रिजवा, अपनी सी रंग दीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के।
प्रेमवती का मदवा पिलाए के, मतवारी कर देनी मुझसे नैना मिलाए के। तो ये भी इन्हीं की रचना है। या एक और रचना जो हमको देखने को मिलती है, जेहाल मिस्की मकुन तगम फुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। ये भी एक इनकी एक गज़ल है जो एक फिल्म है गुलामी, उसमें इसका बहुत अच्छे से जावेद अख्तर साहब ने प्रयोग किया है और लता मंगेशकर और शब्बीर जी ने इसको गाया है। कहने को तो ये माना जाता है कि इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और लगभग लाख, जैसे 1.25 लाख पद सूरदास ने रचे, वैसे ही लाख शेर इन्होंने संग्रहित किए, लेकिन 20-25 पुस्तकें इनकी मिलती हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो कहना है ये है कि जीवन के संघर्षों का चित्रण, द्वंद्व, आत्मनियंत्रण और आत्मशासन इनकी कविताओं में तो मिलता ही है, लेकिन आनंद और विनोद के स्वच्छंद वायुमंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साहित्य में हिंदी के जो व्यक्ति हैं वो, या उर्दू संस्कृति के जो लोग हैं, उनमें भी ऐक्य स्थापित करने का काम और उनमें समरसता स्थापित करने का प्रारंभिक प्रयास जो है वो इनका अमीर खुसरो का दिखता है। और एक तरह से आदर्श इन्होंने उपस्थित किया है जो दूसरों में जल्दी नहीं मिलता है। आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने खुसरो के लिए बड़ी सुंदर बात कही है कि खुसरो के परवर्ती साहित्य में राजकीय मनोवृत्ति है। उसे जन साहित्य नहीं कहा जा सकता, किंतु हम उनकी कविता में युग प्रवर्तक का आभास पाते हैं। इनके साहित्य से भाषा शास्त्र में प्रचलित एक मज़ेदार भ्रम का निवारण हो जाता है। वह यह कि हिंदी का जन्म उर्दू से नहीं हुआ, बल्कि उर्दू तो हिंदी की एक शैली मात्र है। अतः इनके साहित्य का भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी अत्यंत महत्व है। साहित्य को जीवन के मनोरंजन से युक्त करने का कार्य पहली बार इनके साहित्य में देखने को मिलता है। यानी साहित्य मनोरंजन भी कर सकता है, ये अभी हम लोगों ने देखा। और इनके काव्य की बड़ी विशेषता है कि स्वाभाविक रूप से यदि ऐसी पहेलिकाएँ आएंगी तो बालकों को भी बाल साहित्य जैसा भी हो सकता है और सुनने वाले को एक हास्य और मनोविनोद तो देखने को मिलता ही है। आचार्य शुक्ल ने भी बड़ी सुंदर बात कही कि खुसरो के समय में बोलचाल को स्वाभाविक भाषा घिसकर कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भी बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। कबीर और खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, जबकि कबीर धर्मोपदेशक थे। अतः बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है, ऐसा इनका कहना है। रामकुमार वर्मा जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही कि उनमें ना तो हृदय की परिस्थिति का चित्रण है और ना कोई संदेश ही, वह केवल मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से ऊबकर कोई भी व्यक्ति उसमें विनोद पा सकता है। पहेलियों, मुकरियों और सखूनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। कहीं कहीं तो उस विनोद में अश्लीलता भी आ गई है। इन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की दृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। खुसरो की कविता का उद्देश्य भी यही समाप्त हो जाता है। आगे फिर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धत स्वरों में गूंज रही थी और उसकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, पूरब में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण कविता हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। निश्चित रूप से कबीर खुसरो संगीतज्ञ भी थे। ध्रुपद के स्थान पर कव्वाली बनाकर बहुत से नए राग उन्होंने निकाले।
बीन को घटाकर उन्हें सितार बना दिया। बरवा राग में लय रखने की रीति उन्होंने ही प्रारंभ की। इनके वसंत के पद अनेक हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं। खुसरो की कविता में श्रृंगार, वीर, शांत और भक्ति का चित्रण आप सहज ही देख सकते हैं। चित्त की सूक्ष्म प्रवृत्तियों और युद्ध के दृश्यों का बड़ा ही सुंदर और विशद वर्णन खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो बोलचाल की असली भाषा के कवि हैं और आधुनिक खड़ी बोली के स्वरूप निर्माता। खुसरो स्वयं तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, संस्कृत आदि भाषाओं के भी मर्मज्ञ थे। धन्यवाद।